नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की बुक से संबंधित जो टॉपिक था संज्ञा, तो संज्ञा टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने लिंग को देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के अंतर्गत जो वचन आता है, इस वचन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है उसे भी हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वचन वचन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो मोटी मोटी बात यही है कि संज्ञा हो या सर्वनाम हो, चाहे विशेषण या क्रिया हो, उसके जिस रूप से संख्या का बोध हो उसी को हम लोग वचन कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन है ना। शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन है और वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है संख्या वचन, ठीक है ना। और संख्या वचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। तो वचन का अर्थ कहना भी होता है। एक अर्थ नहीं कहते वचन, वचन दे दो हमको, तो वहाँ पे वचन का अर्थ कहना होता है, उसे आप इस अर्थ में ना रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बात हम लोग करते हैं वचन का। तो वचन का अर्थ यही होता है कि शब्दों का जो संख्या बोधक विकारी रूप है उसी को वचन कहते हैं। यानी कि जो शब्द है उस शब्द से एक का बोध हो रहा है या अनेक का बोध हो रहा है, उसी को वचन कहते हैं, ठीक है। अब वचन की बात जब आती है तो सबसे पहले वचन के प्रकार को हम लोग देखेंगे कि वचन के प्रकार कितने होते हैं। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को जान सकते हैं कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी वचन के दो प्रकार हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन, ठीक है ना। संस्कृत में तो तीन वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में अंग्रेजी की ही तरह एक वचन और बहुवचन होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। बात करें एक वचन की तो ध्यान में रखिएगा, विकारी शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा इत्यादि। तो इनके कहने का आशय यही है कि शब्द है ना, इसे आप कहते हैं संज्ञा। तो शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ का बोध हो अथवा एक व्यक्ति का बोध हो तो उसे हम एक वचन कहते हैं। कहने का आशय है कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का एक होना पाया जाए, एक निश्चित होता है, उसे आप एक वचन कहेंगे। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा अभी हमने देखा है। दूसरा बहुवचन की बात की जाए तो कह रहे हैं कि विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे नदियाँ कहने से तमाम नदियों का बोध हो रहा है। लड़के कहने से ढेर सारे लड़कों का बोध हो रहा है। घोड़ा कहने से बहुत से घोड़े का बोध हो रहा है और बच्चे कहने से अधिक बच्चों का बोध हो रहा है। तो ये सब बहुवचन शब्द हैं, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा या शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का कितना दो या दो से अधिक होना पाया जाए, यानी कि दो से अधिक बोध होता है तो वो बहुवचन होगा। ये मोटी बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। एक का बोध एक वचन, दो या दो से अधिक का बोध बहुवचन, ठीक है। बस अब आगे बता रहे हैं कि बहुवचन के रूपांतरण, यानी कि जो बहुवचन शब्द है उसका जो रूपांतरण होगा, उसका जो परिवर्तन होगा, उसके जो रूप बदलेंगे वो किस प्रकार से बदलेंगे, ठीक है ना। बता रहे हैं कि वचन के कारण सभी शब्दों, है ना, यानी कि वचन जिसे आप कह रहे हैं, है ना, संख्या, तो वचन के कारण सभी शब्द, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, विशेषण अथवा क्रिया हो, ठीक है ना, सभी के रूप विकृत होते हैं। विकृत माने रूप में थोड़ा सा विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना, परिवर्तन आता है। तो वही कह रहे हैं कि वचन के कारण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया सभी के रूप विकृत होते हैं, ठीक है ना। किंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात है
अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम विशेषण और क्रिया के रूप मूलतः संज्ञाओं पर ही आश्रित हैं। ठीक है ना, यानी कि सर्वनाम का, विशेषण का और क्रिया का जो रूप बदलेगा वो संज्ञा पर ही आश्रित होता है। इसीलिए वचन में, है ना, संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तभी तो आप इसको आप वचन संज्ञा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ना। तो जो संज्ञा है ना, वचन में संज्ञा शब्द का ही रूपांतरण होता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अब वचन के अधीन संज्ञा के जो रूप हैं वो दो प्रकार से परिवर्तित होते हैं। पहला तो यह है कि विभक्ति रहित और दूसरा है विभक्त सहित। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बात करें विभक्त रहित की। विभक्त रहित माने ऐसा संज्ञा या शब्द रूप जिसमें विभक्ति ना हो। ठीक है ना, विभक्त माने होता है जो कारक का चिन्ह ना हो। ठीक है ना, और दूसरा है विभक्ति सहित। विभक्त मतलब कारक चिन्ह सहित जो हो ऐसे शब्द। ठीक है ना, अब हम लोग बारी बारी से कुछ नियम देखेंगे और उस नियम से संबंधित जो उदाहरण है उसे बिल्कुल कंठस्थ करना है, क्योंकि वही आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। पूरी पुस्तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके जो उदाहरण हैं, उदाहरण आपकी परीक्षा में एज इट इज पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इनके जितने टॉपिक हैं और उससे संबंधित जितने उदाहरण हैं सबको आपको पकड़ के रखना चाहिए। ठीक है, चलिए विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। पहला नियम बता रहे हैं कि पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। कह रहे हैं कोई संज्ञा अगर पुल्लिंग हो और दीर्घ आकारांत हो तो उसको हम एकारांत कर देते हैं, और ऐसा करने से वो जो शब्द है बहुवचन हो जाता है। जैसे एक वचन और उसका बहुवचन रूप आप देख रहे हैं। शब्द है लड़का, लड़के का आकारांत है दीर्घ आकारांत। इसी प्रकार से गधा भी दीर्घ आकारांत है, पहिया भी दीर्घ आकारांत शब्द है, और इनमें क्या कर रहे हैं, एकारांत कर दे रहे हैं, तो बहुवचन रूप बन जा रहा है। लड़के का लड़का का लड़के, गधा का गधे, पहिया का पहिए बन गया। दूसरा आप देख पा रहे हैं घोड़ा आकारांत है दीर्घ आकारांत, घोड़े बना। कपड़ा दीर्घ आकारांत, कपड़े बना। बच्चा दीर्घ आकारांत बहुवचन रूप बना, इसका बच्चे। तो कहने का आशा है कि मोटी मोटी बात दिमाग में आपको रखना होगा कि पुल्लिंग संज्ञा आकारांत हो, दीर्घ आकारांत हो, और उसको अगर हम एकारांत कर देते हैं तो उसका बहुवचन रूप बन जाता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे उदाहरण आप दिमाग में रख लीजिएगा। किंतु ऐसी स्थिति भी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। कह रहे हैं कि किंतु कुछ ऐसी भी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं। अब देखिए, ऐसे संज्ञा जिनके रूप एक से रहते हैं, इसे तो बिल्कुल आप कंठस्थ करिएगा। ठीक है ना, जिनमें कुछ शब्द संबंधवाचक संस्कृत के आकारांत और नकारांत हैं, है ना। संस्कृत के हैं दीर्घ नहीं बल्कि ह्रस्व आकारांत हैं और नकारांत हैं। जैसे मामा, मामा का संबंधवाचक शब्द है, तो मामा का बहुवचन नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। नाना का भी नहीं होता है, सबके, है ना, नाना ध्यान में रखिएगा। बाबा का भी बहुवचन नहीं होता है, दादा का बहुवचन नहीं होता, कर्ता का नहीं होता, दाता का नहीं होता और पिता का नहीं होता। अब तीनों जो कृति आदि ऋकारांत हैं उनका भी आप देखेंगे तो बहुवचन रूप नहीं बनता है। एक शब्द है योद्धा, अगला है युवा और आत्मा। ठीक है ना, ये युवन, आत्मन और नकारांत शब्द हैं, तो इनका भी बहुवचन नहीं बनता है। इसी प्रकार से देवता और जमाता इत्यादि भी इसके उदाहरण हैं। तो ये मोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसे आप दिमाग में रख लीजिएगा कि मामा, नाना, बाबा, दादा, कर्ता, दाता, पिता, योद्धा, युवा, आत्मा और देवता तथा जमाता इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि एक वचन, जैसे हरि तुम्हारे मामा हैं। अब हरि तुम्हारे मामा हैं, एक वचन है, और बहुवचन इसका होगा कि प्रेम और हरि तुम्हारे मामा हैं। देखिए, मामा हमेशा, है ना, मामा का बहुवचन नहीं हुआ। एक वचन में कह रहे मैं तुम्हारा नाना हूँ, बहुवचन में श्याम और हरि, है ना, हरि के नाना आए। देखिए यहाँ पर नाना।
राम एक योद्धा है, और बहुवचन में दिया कि लड़ाई में बड़े बड़े योद्धा खेत आए। तो बड़े बड़े योद्धा खेत आए, इसे भी ध्यान में रखिएगा। किशोर एक दाता है, एक वचन रूप, और बहुवचन में भी देख रहे हैं कि स्कूल के अनेक दाता हैं, है ना, बहुवचन के रूप। तो आप इन चीज़ों को आप दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है। अब नियम नंबर 2 कि पुल्लिंग आकारांत के सिवाय शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं। कह रहे हैं कि दीर्घ आकारांत के अलावा शेष मात्रा से अगर कोई शब्द अंत होता है तो उस शब्द का जो रूप होता है वो दोनों वचन में एक जैसा होता है। ठीक है ना। जैसे एक वचन और बहुवचन देख सकते हैं। बालक पढ़ता है तो बिल्कुल बालक पढ़ते हैं। हाथी आता है तो हाथी आते हैं। साधु आया है तो साधु आए हैं। है ना। कितना सुंदर नियम है। कह रहे कि दीर्घ आकारांत के अलावा कोई भी शब्द हो, है ना, जो किसी शेष मात्रा से होता हो तो उसका रूप दोनों में बिल्कुल एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम रहता है। ठीक है ना। आपने देखा यहाँ पे ह्रस्व अकारांत है, यहाँ पे दीर्घ इकारांत है, यहाँ पे उकारांत है, और एक वचन में बालक पढ़ता है, एक वचन में हाथी आता है, साधु आया है, और बहुवचन में भी आप इसका रूप देख रहे हैं कि बालक पढ़ते हैं, हाथी आते हैं, साधु आए हैं। ठीक है ना। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। एक वचन पति है और बहुवचन पति हैं। दयालु आया, बिल्कुल दयालु आए। उल्लू बैठा है और उल्लू बैठे हैं। तो यही जो आपने नियम देखा कि पुल्लिंग आकारांत के अलावा, है ना, पुल्लिंग ध्यान में रखिएगा, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग आकारांत के अलावा शेष मात्रा से अंत होने वाले शब्द का दोनों लिंगों में जो रूप होता है बिल्कुल सेम होता है। जैसे बालक, हाथी, साधु दोनों में इसी रूप में रहेंगे। पति, दयालु, उल्लू दोनों का रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम रहता है। ठीक है। अब नियम नंबर 3 है कि दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों में अगर आय लगा देंगे तो बहुवचन बन जाता है ना। कह रहे हैं कि आकारांत हो, यानी कि दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, एक वचन हो, और ऐसे संज्ञा शब्दों में आय लगाने से उसका रूप जो बनता है वो बहुवचन रूप बनता है। जैसे एक तरफ देखेंगे एक वचन, एक तरफ देखेंगे उसका बहुवचन। शब्द है शाखा। ठीक है ना। दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और इसमें जैसे आप आय लगाएंगे हो जाएगा शाखाएं, और रूप बन जाएगा बहुवचन। इसी प्रकार से शब्द है कथा। ठीक है ना। अब कथा एक वचन रूप है, स्त्रीलिंग है, दीर्घ आकारांत है, जैसे आप आय लगाएंगे बन जाएगा कथाएं। इसी प्रकार से शब्द है लता, दीर्घ आकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे आप आय लगाएंगे शब्द बन जाएगा लताएं। ठीक है ना। इसी प्रकार से कामना, वार्ता और अध्यापिका, है ना, दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, और जैसे आप इसमें ए लगाएंगे तो कामना से कामनाएं बहुवचन बनेगा, वार्ता से वार्ताएं बहुवचन रूप बनेगा, अध्यापिका से अध्यापिकाएं बहुवचन रूप बनेगा। ठीक है ना। तो इसका रूप आपने जान लिया। इसका जो नियम था क्या कि दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ना, और उसका जो बहुवचन बनाना है तो उसमें आय लगा देते हैं तो उसका बहुवचन रूप बन जाता है। और ये सब दिमाग में रखिएगा, ये सब उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। प्रसंख्या यानी कि नियम नंबर 4 है कि आकारांत ह्रस्व आकारांत, ठीक है ना, स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम आ को कर देने से बनता है। ठीक है ना। अब कह रहे कोई ह्रस्व आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, दीर्घ का आपने देखा कि आ लगाने से, और ह्रस्व का ह्रस्व आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, उसका बहुवचन बनाने के लिए जो अंतिम आ है उसको आय कर देते हैं तो भी वो बहुवचन बन जाता है। जैसे एक वचन और बहुवचन रूप आप देखिए। शब्द है गाय, है ना। गाय में ह्रस्व आकारांत शब्द है गाय, स्त्रीलिंग का शब्द है, और इसमें जैसे ए लगाएंगे तो बन जाएगा गायें, और गाय बहुवचन हो जाता है। बात शब्द ह्रस्व आकारांत है, स्त्रीलिंग है, और इसमें जैसे ए लगाएंगे हो जाएगा बातें, और रूप बन जाएगा बहुवचन। बहन आकारांत शब्द है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग है, और इसमें जैसे ए लगाएंगे
बन जाएगा बहनें। तो कहने का आशय है कि हरस अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन है ना, संज्ञा के अंतिम जो आ होता है उसको आय कर देने से बन जाता है। जैसे गाय से गायें, बात से बातें, बहन से बहनें बना। इसी प्रकार से रात से रातें बनेगा, सड़क से सड़कें बनेगा और आदत से आदतें बनेगा। ठीक है ना। इसी के साथ आप इन शब्दों को जान लें कि ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं, गाय, बात, बहन, है ना, रात, सड़क और आदत। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नियम नंबर 5 है कि ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत्य ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने, अर्थात अंतिम ई या ई को या कर देने से बहुवचन बनता है। ठीक है ना। और ये नियम आप बहुत पढ़ते हैं कि कोई शब्द हो जो कि इकारांत, ह्रस्व इकारांत और दीर्घ या तो दीर्घ इकारांत हो, स्त्रीलिंग संज्ञा हो, तो उसके जो अंत में ई है इसको दीर्घ ई को ह्रस्व ई कर दीजिए और अंत में क्या लगाइए, या लगा दीजिए, तो बिल्कुल वो बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे एक शब्द आपका है एक वचन रूप और बहुवचन रूप इसका तिथि, आप देख रहे हैं तिथि, है ना। तो अंतिम क्या है, ह्रस्व इकारांत है, तो ह्रस्व इकारांत है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल यहाँ लगा दीजिए, हो गया तिथियाँ। रीति है अंतिम ह्रस्व इकारांत है, केवल यहाँ लगा दीजिए, हो गया रीतियाँ। नीति है ह्रस्व इकारांत है, केवल यहाँ लगा दीजिए, हो गया नीतियाँ। देखिए नारी है तो दीर्घ इकारांत है, यानी कि बड़ी ई है, और जब बड़ी ई होता है और इसका बहुवचन रूप बनाएंगे तो बड़ी ई को आप छोटी ई में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद में यहाँ जोड़ देंगे, तो बन गया नारियाँ। ठीक है ना, इसे ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, ढेर सारे प्रश्न इस टाइप से बनते हैं और आपको नियम का ज्ञान ना होने के कारण गलती हो जाती है। ठीक है। नियम नंबर 6 है कि जिस स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उसमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन हो जाता है। जैसे आप एक वचन रूप देखिए और उसका बहुवचन देख सकते हैं। कह रहे कोई स्त्रीलिंग संज्ञा हो, उसके अंत में या हो, तो या में जैसे आप चंद्रकाल की बूंदी लगा देंगे वो बहुवचन हो जाता है। जैसे एक वचन रूप और बहुवचन रूप, डिबिया, डीबिया सब एक वचन रूप है और यहाँ लगा दिया, उस पर चंद्रकाल की बिंदी लगा दिया केवल या में, तो बन गया शब्द डिबिया। चिड़िया यहाँ लगा दिया, हो गया चिड़िया। गुड़िया और यहाँ चंद्रकाल की बिंदी लगा दिया, हो गया गुड़िया। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ये जो बहुवचन रूप वाला प्रश्न है परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि जिस स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में या हो तो उनमें केवल चंद्रबिंदु लगा दीजिए, बहुवचन रूप तैयार हो जाता है। ठीक है। नियम नंबर 7 है कि आ या आ, ई या ए, यानी कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर बहुवचन रूप बनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि आ के अलावा, आ और ई के अलावा अन्य कोई मात्रा से अंत होने वाला स्त्रीलिंग संज्ञा हो तो उसके अंत में या लगा देंगे तो बहुवचन रूप बन जाता है। ठीक है ना। अंतिम स्वर उ हुआ तो उसे ह्रस्व कर दिया, या में जोड़ते हैं। जैसे एक शब्द है बहु, ठीक है ना, तो बहु को क्या करेंगे, बहुएं, या कर देंगे, ये बहुएं। वस्तु है तो वस्तु का बहुवचन रूप वस्तुएं हो जाता है। इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो आसानी से बन जाएगा। और उदाहरण को रट लीजिएगा, है ना, उदाहरण से प्रश्न मिलते हैं आपकी परीक्षा में। नियम नंबर 8 है कि संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि लगाकर किया जाता है। जैसे कह रहे कुछ संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूप ऐसे भी होते हैं जिनका बहुवचन बोध कराने के लिए हम लोग उनमें गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि लगा देते हैं तो बहुवचन बन जाता है। ठीक है ना, इसका प्रयोग भी आप करते होंगे, जिनमें देख रहे हैं एक वचन रूप और इसका बहुवचन रूप। पाठक आपने गण लगा दिया, हो गया पाठक गण। स्त्री आपने जन लगा दिया, स्त्री जन। नारी था आपने नारी वृंद लगा दिया तो नारी वृंद रूप जो है बहुवचन हो गया। अधिकारी अपने वर्ग लगा दिया, अधिकारी वर्ग बहुवचन हो गया। आप
आप में लोग लगा दिया आप लोग। और जब हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर हल कर रहे थे तो देखिए आपका जो बहुवचन रूप कई बार पूछा गया था, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सब जो उदाहरण है, इस उदाहरण को आप तैयार करें, है ना, बिल्कुल कंठस्थ कीजिएगा, परीक्षा में आपको ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब नियम नंबर दूसरा है कि विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम क्या हैं। देखिए कह रहा है कि विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन या व्यवधान नहीं होता है। उससे कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं, तो दिमाग में रखिएगा कि विभक्ति से युक्त कोई शब्द हो तो उसका जब बहुवचन आप बनाते हैं तो उसमें लिंग के कारण कोई परिवर्तन या व्यवधान नहीं उत्पन्न होता है। लिंग से कोई मतलब नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी वहाँ पे आपने देखा कि पुल्लिंग शब्द अकारांत है, तो फिर आपने सोचा स्त्रीलिंग शब्द अकारांत है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लागू नहीं होती हैं, ठीक है ना। नियम नंबर 1 बता रहे हैं कि अकारांत यानी कि ह्रस्व अकारांत और फिर आकारांत यानी कि दीर्घ अकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़ दीजिए, संस्कृत शब्दों को छोड़ करके, तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम आ ह्रस्व या दीर्घ या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने के लिए ओ कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आकारांत हो चाहे अकारांत, छोटा या बड़ा अंत में हो, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आ या ए हो तो इन तीनों के स्थान पर ओ कर दिया जाता है तो बहुवचन रूप बन जाता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, बस नियम नहीं जानते हैं कि इसका नियम क्या है, ठीक है ना, बस आंख मूंद कर हम लोग उसको लगा देते हैं। जैसे एक वचन रूप और इसका बहुवचन रूप आप देख सकते हैं। शब्द है लड़का, ठीक है ना, इन्हीं की दीर्घ अकारांत शब्द है। अब दीर्घ अकारांत शब्द में तो नियम कह ही रहे हैं कि ओ लगा दीजिए बहुवचन हो जाएगा, लड़कों हो गया। घर ह्रस्व अकारांत शब्द हो, ओ लगा दीजिए बहुवचन बन जाएगा, घरों। गधा अकारांत शब्द, दीर्घ अकारांत शब्द है, पुल्लिंग है, ओ लगाइए गधों हो जाएगा। घोड़ा दीर्घ अकारांत शब्द है, ओ लगाइए घोड़ों हो गया बहुवचन। चोर ह्रस्व अकारांत शब्द है, पुल्लिंग है, ओ लगा दीजिए हो जाएगा चोरों। तो ये सब दिमाग में आप रख लीजिएगा। इस प्रकार से इसका एक वचन से बहुवचन रूप आप बना सकते हैं। अब देखिए विभक्ति चिन्ह के साथ जब प्रयोग होता है तो लड़कों ने कहा, घरों का घेरा, गधों की तरह, घोड़ों पर चढ़ो और चोरों को पकड़ो आदि ये रूप आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नियम नंबर 2 है कि संस्कृत की आकारांत यानी कि दीर्घ अकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, है ना, ह्रस्व उकारांत और दीर्घ उकारांत, आकारांत और अवकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। और उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने से पूर्व उ को ऊ कर दिया जाता है। तो देखिए अब मोटी मोटी बात आप यहाँ से आपको पकड़ना है कि संस्कृत की दीर्घ अकारांत, है ना, तथा संस्कृत हिंदी की उकारांत और उकारांत और अकारांत, ठीक है ना, और अवकारांत संज्ञा। तो आ देखिए दोनों आ, दोनों उ और आओ, है ना, अवकारांत संज्ञाओं का बहुवचन जब बनाते हैं तो उसके अंत में ओ कर देते हैं, बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर उसके पूर्व दीर्घ उ है तो दीर्घ उ को आप ह्रस्व उ में परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। जैसे शब्द है लता, एक वचन है, लता अकारांत है, ओ लगाइए लताओं हो गया, ठीक है ना, लताओं। अभी ध्यान में रखिएगा। साधु है, साधु धु उकारांत है, बिल्कुल ओ लगा दीजिए, साधुओं हो गया। बधु है ना, देखिए दीर्घ उ है, अब दीर्घ उ को ह्रस्व कर दीजिए, बधु और ओ लगा दीजिए, हो गया बधुओं। घर है, घर में ओ लगा दीजिए, घरों हो गया। जौ है ना, जौ, जौ में ओ लगा दो, जौ हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। अब विभक्ति के साथ इसका प्रयोग देखिए, लताओं को देखो, है ना, यह साधुओं का समाज है, इसे ध्यान में रखिए। बधुओं से पूछो, घरों में जाओ और जौ को काटो, जौ को काटो। तो ये सब रूप आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। नियम नंबर 3 है कि सभी इकारांत और इकारांत संज्ञा यानी कि ह्रस्व इकारांत
और दीर्घ इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में ओ जोड़ा जाता है। ठीक है ना। तो जो इकारांत है, ह्रस्व इकारांत शब्दों में इयों जोड़ने से पहले जो दीर्घ इकारांत है उस दीर्घ इकारांत को ह्रस्व ई कर दिया जाता है, यानी कि दीर्घ ई को ह्रस्व ई कर देंगे, है ना, ओ जोड़ने से पूर्व। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। कह रहे कि सभी इकारांत और इकारांत, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में इयों जोड़ते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो दीर्घ इकारांत है उसको ह्रस्व इकारांत कर दिया जाता है बहुवचन बनाते समय, ध्यान में रखिएगा। जैसे शब्द है मुनि, बिल्कुल ह्रस्व इकारांत है, कोई दिक्कत नहीं, इयों लगा दीजिए, हो गया मुनियों। ठीक है ना। गली, लेकिन गली है ना, दिमाग में रखिएगा, दीर्घ इकारांत है और दीर्घ इकारांत को ह्रस्व इकारांत करना पड़ेगा। गली और इयों जोड़ दीजिए, गलियों हो गया। नदी है, नदी को आप ह्रस्व जो दीर्घ इकारांत है इस दीर्घ इकारांत का ह्रस्व इकारांत करेंगे, यानी कि छोटी ई, नदी, और यूं जोड़िए, नदियों हो गया। साड़ी है, दीर्घ इकारांत है और दीर्घ इकारांत को, है ना, दीर्घ जो ई है उसको ह्रस्व ई करेंगे, नदी, यानी कि साड़ी, साड़ी इयों, साड़ियों। श्रीमती है तो श्रीमतियों, दिमाग में रखिएगा। यही इसका शुद्ध रूप होता है। तो आप इसी के साथ वर्तनी शुद्धि भी दिमाग में रखे रहिएगा कि इन शब्दों की शुद्ध वर्तनी यही होती है। ठीक है ना। अब विभक्ति के साथ इसका प्रयोग होगा, मुनियों की यज्ञशाला, गलियों में गए, नदियों का प्रवाह, साड़ियों के दाम दीजिए और श्रीमतियों का मिलन हुआ। ठीक है ना। ये वाक्य आप देख सकते हैं। आगे वचन संबंधी कुछ विशेष निर्देश जिन्हें बिल्कुल देखना जरूरी होता है और बहुधा परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो पहला जो ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है ना। ये देखिए, इससे प्रश्न आप जब हम लोग मॉडल पेपर कर रहे थे तो ढेर सारे प्रश्न यहाँ से बने थे। ठीक है ना। तो प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, यानी कि इसका बहुवचन नहीं होता है ना। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। नियम नंबर 2 विशेष बात है कि दूसरी भाषाओं के तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए, है ना। कह रहे दूसरी भाषा से जो भी शब्द है, चाहे तद्भव हो, चाहे तत्सम हो, चाहे तत्सम हो, चाहे तद्भव हो, है ना, उसका प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है फुट, ठीक है ना, फुट का बहुवचन होता है फीट, है ना, तो फीट होता है। किंतु हिंदी में इसका प्रयोग हम फीट नहीं करेंगे, इसका प्रयोग इस प्रकार से होगा 2 फुट लंबी दीवार, ना कि 2 फीट, दिमाग में रखिएगा, है ना। फुट का प्रयोग हम लोग करते हैं, फीट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। फारसी से आए मकान और कागज का जो बहुवचन हिंदी में फारसी के ही जो अनुसार मकानात या कागजात नहीं होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। मकानात या कागजात हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे, जो कि फारसी का शब्द है ना, मकान और कागज। तो मकान का मकानात होता है, कागज का कागजात होता है, तो इसका प्रयोग हिंदी में हम लोग बहुवचन रूप में इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसका ध्यान में रखिएगा, मकानों और कागजों हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। फारसी से आया एक शब्द है वकील, तो वकील शब्द का जो बहुवचन होता है वो वकला होता है। ठीक है ना, फारसी में, ध्यान में रखिएगा। लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कि वकीलों, है ना, वकीलों की राय ली जाए। तो ध्यान में रखिएगा, किसी भी भाषा का शब्द अगर हम लाते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो उसका जो बहुवचन रूप है हम हिंदी के अनुसार करेंगे, हिंदी के नियम के अनुसार करते हैं, उस भाषा के अनुसार नहीं। इसी प्रकार से कह रहे अंग्रेजी के स्कूल। ठीक है ना। अब स्कूल शब्द का जो बहुवचन अंग्रेजी में होता स्कूल्स, ठीक है ना, स्कूल्स बनाना अनुचित है। हिंदी में हम स्कूल का प्रयोग स्कूलों, है ना, स्कूलों के रूप में करते हैं, स्कूल का स्कूलों लिखते हैं, इसे ध्यान में रखना होगा। ठीक है। नियम नंबर 3 है कि भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जितने भी भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा है उनका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे मैं उनकी सजनता पर मुग्ध हूँ, तो ध्यान में रखिएगा, भाववाचक गुणवाचक एक वचन में होता है। लेकिन कह रहे हैं कि जहाँ पर संख्या या प्रकार का बोध हो, वहाँ गुणात्मक और भावात्मक संज्ञाओं के बहुवचन रूप भी प्रयोग में आ सकते हैं। जैसे इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं हैं या खूबियां हैं,
तो अब खूबी या विशेषता कई हो गया तो उसका बहुवचन रूप हो सकता है। ठीक है ना। मैं उनकी अनेक, अनेक देखिए आ गया तो विवशताओं को जानता हूं, तो यहां पर इसका बहुवचन रूप हो गया है। इसका ध्यान में रखिएगा। नियम नंबर 4 यानी कि ध्यान देने योग्य बात जो 4 है और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको तो बिल्कुल रटिएगा और हमने इसे रटा भी है। ठीक है ना। क्या है कि प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन रूप में होता है। ठीक है ना। प्राण, दर्शन, आंठू, बाल, होठ, हस्ताक्षर, अक्षत, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, दाम, दर्शन, लोग, ये शब्द हमेशा जो है बहुवचन होता है। ठीक है ना। और जब आप मॉडल पेपर हल कर रहे थे ना तो देखे होंगे कि अलग अलग मॉडलों में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। आपके ओठ खुले कि प्राण तृप्त हुए। ओठ खुले, खुला नहीं खुले, प्राण तृप्त हुआ नहीं हुए। ठीक है ना। आप लोग आए, बहुवचन। आशीर्वाद के अक्षत बरसे, अक्षत बरसे, अक्षत बरसा नहीं बरसे, बहुवचन है ना। दर्शन हुआ नहीं, दर्शन हुए। तो इन चीज़ों को ध्यान में आप रखिएगा, इससे आपकी वर्तनी शुद्धि मजबूत होगा, बहुवचन रूप प्रयोग मजबूत होगा और इसके साथ ही साथ वाक्य शुद्धि भी आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, है ना, आपको वाक्य शुद्धि में सहायता मिलेगी। नियम नंबर 5 यानी कि ध्यान देने योग्य 5वीं बात है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं उनका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे उनके पास बहुत सोना है ना। जब हम मॉडल पेपर हल करा रहे थे हमने इसका जिक्र किया था। ठीक है ना। उनका बहुत सा धन बर्बाद हुआ, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध होता है तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे ध्यान में रखिएगा, द्रव्य जो होते हैं इनका प्रयोग एक वचन में सदैव होगा, लेकिन अगर उससे उनकी कई प्रकार का बोध हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं आप, किया जाता है। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। देखिए लोहा है ना, लेकिन उसकी बहुत तरह के लोहे, बहुत तरह के, उसकी विविधता का प्रयोग हो रहा है, उसकी अन्य जातियों का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लोहे शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। अगला है चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं। देखिए यहाँ पे 9 मन तेल था ना, तेल एक वचन रूप था, ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल यानी कि जो तेल है, तेल की कई, है ना, आप देख सकते हैं कई तरह के तेल हो गए, और जब कई तरह के तेल हो गए तो वहाँ पे बहुवचन रूप प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से वचन संबंधी सामान्य नियम और उनके उदाहरणों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।